नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को लोगों के जुड़ने का प्रक्रम अभी प्रारंभ हो गया है। लगभग 40 एक लोग अभी जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग अक्षय, अभिषेक, नमस्कार। शुभम, साधना, यश, अंकित, आप सभी को नमस्कार। मोहित जी नमस्कार। प्रियंका नमस्कार। चलिए, सभी को नमस्कार। जो अभी आने वाले हैं उनको भी नमस्कार। अह, खैर, सुबह पढ़ाने का मजा अलग है क्योंकि आदमी फ्रेश रहता है। थोड़ी सी भागम भाग जरूर हो जाती है सुबह में, लेकिन अच्छा है। ठीक। अह, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। 44-45 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। थोड़ी सी चर्चा कल वाले पक्षों पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने, मोनिका नमस्कार, हमने कल आपको बेसिकली 12, 13, 14, 15 और 16 अनुच्छेदों की बात करें। 12 के अंतर्गत हमने थोड़ा रिवीजन कर दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। 12 के अंतर्गत हमने आपको राज्य को डिफाइन किया जिसके विरुद्ध हमें संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार। और आवाज और विजुअल क्लियर है आप लोगों को? पहले मुझे ये बता दीजिए, सभी को क्लियर है आवाज और विजुअल अप्रोच? आवाज की कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, ठीक, धन्यवाद। तो हम जिस पक्ष पर चर्चा कर रहे थे, हमने कहा कि 12 में राज्य को डिफाइन किया। व्हाट इज स्टेट? तो स्टेट में क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट थी और पार्लियामेंट थी। स्टेट गवर्नमेंट थी और स्टेट लेजिस्लेचर था। स्थानीय प्राधिकारी व अन्य प्राधिकारियों को उसमें शामिल किया था, जिसमें हमने कहा कि अगर राष्ट्रपति चाहे, सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो किसी निजी व्यक्ति को भी राज्य के रूप में स्वीकार कर सकता है। फिर अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कहीं ना कहीं ऐसी विधियों पर अंकुश लगाए जाने की बात थी जो मौलिक अधिकारों को अल्पीकृत कर रही थी। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, जिस पर हमने विस्तार से कल आपसे चर्चा भी की थी। अनुच्छेद 15 जन्म, लिंग, जाति, धर्म, स्थान, वंश क्रम आदि के आधार पर व्यवहारों के विभेद का निषेध किया गया था। यद्यपि आपको हमने बताया था कि अनुच्छेद 15 के अपवाद के रूप में महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के संरक्षण की बात कही गई थी और लोक अवसरों में अवसर की समानता की बात कही गई थी आपके अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, जिस पर हमने कल विस्तार से चर्चा की थी कि लोक अवसरों में जहां 16 एक संरक्षण प्रदान करता है, तो वहीं पर 16 3, 4, 5 उसके अपवाद के रूप में स्वीकार किए गए हैं। थोड़ा सा इस सब्जेक्ट से, इसी टॉपिक से एक जगह हट करके हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा विषय है जिसे आप बार बार सुनते हैं। जैसे आप इंदिरा साहनी केस की बात करते हैं, जब भी आरक्षण की बात आती है तो सबसे पहले आप जिस केस का नाम लेते हैं उसे आप इंदिरा साहनीवाद कह करके संबोधित करते हैं। आरक्षण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारण जहां पर किया गया वो इंदिरा साहनीवाद ही है, जिसमें सर्वाधिक व्याख्या आरक्षण के संदर्भ में की गई। संवैधानिक पीठ की स्थापना की गई थी सर्वोच्च न्यायालय में। कुल 9 न्यायाधीशों की बेंच थी जिसने इंदिरा साहनी केस पर अपने निर्णय निर्धारण लिया था और 6:3 के रेशियो से बहुमत के आधार पर निर्णयों की घोषणा की गई थी इंदिरा साहनीवाद में, जिसमें सबसे पहले यह कहा गया था कि अनुच्छेद 16(4) के आधार पर, मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप में, सामाजिक और शैक्षणिक रूप में जो पिछड़े हैं उनको पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। तो इंदिरा साहनीवाद में पिछड़े वर्ग को डिफाइन किया गया था, अर्थात इस पक्ष को अस्वीकार किया गया था कि आर्थिक आधार पर पिछड़ा वर्ग को स्वीकार किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा था कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसमें क्रीमी लेयर में विद्यमान व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। और तो और यह भी इंदिरा साहनीवाद में निर्णय लिया था कि पिछड़े वर्ग के अंतर्गत अति पिछड़े वर्ग की भी संकल्पना स्थापित की जा सकती है।
मतलब अति पिछड़ा वर्ग भी वहां पर स्थापित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इसी वाद के अंतर्गत आरक्षण की अधिकतम सीमा जो स्वीकार की गई थी वो 50% स्वीकार की गई थी इंदिरा साहनी वाद में। अर्थात यह स्पष्ट किया गया था कि 50% से अधिक का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, आरक्षण के संदर्भ में यह भी कहा गया था कि शिकायतों की जांच के लिए एक स्थायी संवैधानिक आयोग का निर्माण भी किया जाएगा। अर्थात अगर सरकार को यह लगता है कि आरक्षण की प्रगति किस प्रकार की है तो वह एक स्थायी संवैधानिक आयोग का निर्माण भी कर सकती है, जिसके आधार पर आरक्षण के संदर्भ में जांच सुनिश्चित होगी। ठीक है। और यह कहा गया था कि रिक्त पदों के लिए जो अग्रनयन नियम है, कैरी फॉरवर्ड, मतलब यहाँ पर अगर स्थान नहीं भरे गए हैं तो उनको साधारण के लिए जो है स्थान स्थापित कर दिए जाए। स्थापित किया गया था कि यह कैरी फॉरवर्ड स्थापित होगा, लेकिन उसमें भी कहा गया कि 50% से अधिक पद स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। मतलब अगर आरक्षित सीट अगर नहीं भरी जा पा रही है तो उसमें अन्य क्षेत्रों के लिए उसके सीट का स्थानांतरण कर दे, ऐसी बात यहाँ पर कही गई थी। तो इस प्रकार से इंदिरा साहनी वाद जो 1993 का केस है, सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय का निर्धारण किया था। मुझे लगता है कि मीरा कांवरिया बनाम सुनीता वाद भी समझा दीजिए सर। विधि के समक्ष समता, अभिषेक कुछ नहीं है, विधि के समक्ष समता उसमें कहा गया था कि विधि के समक्ष समता मतलब जो भी व्यक्ति है, चाहे उसको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं भी, उसको भी अगर वह विधि के समक्ष उपस्थित हो रही है तो उसे समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। मतलब वहां पर आप अगर लॉ से नहीं भी परिचित हैं और लॉ के समक्ष जा रहे हैं तो विधियों के समक्ष समता वाला पक्ष कि मतलब आप अगर दोषी नहीं हैं तो अगर आपके संज्ञान में कोई चीज नहीं है, जैसे पंचायत आदि के निर्णयों को वह स्वीकार नहीं करता, वो कहता है न्यायिक निर्णय ही सर्वोच्च निर्णय के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो खैर इंदिरा साहनी वाद आप जब भी आता है मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए, क्योंकि जब भी रिजर्वेशन का इश्यू आता है तो इंदिरा साहनी वाद पर विषयों पर लोग चर्चा शुरू कर देते हैं। तो अपने विषय प्रक्रम को हम आगे बढ़ाएं, सभी की सहमति हो तो आगे बढ़ जाएं हम लोग। अनुच्छेद 17-18 अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले कंटिन्यू करें। चलिए ठीक। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद 17 पर। अनुच्छेद 17 जो है वह इस अस्पृश्यता का अंत करता है। अब प्रश्न होता है कि अस्पृश्यता क्या है। तो वहां कहा गया है कि जन्म, मृत्यु, बीमारी आदि के आधार पर स्थापित होने वाला विभेद। जन्म का मतलब यह है कि आपने किस जाति, किस धर्म, किस स्थान पर जन्म लिया है। मृत्यु का मतलब किस तरीके की मृत्यु हुई है। ठीक है। और तीसरा, आपकी बीमारियां, कोई ऐसी डिजीज अगर हो गई है, तो इन आधारों पर स्थापित होने वाले विभेदों को वह क्या करता है, सप्रेस करता है। देखिए, अगर हम बात करें विभेद क्या होता है, विभेद का मतलब होता है अंतर स्थापित करना। अब अंतर तो प्रकृति ने ही स्थापित कर रखा है। अंतर अगर हम बात करें तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर अंतर है, लैंगिक आधार पर अंतर है, महिला पुरुष का एक प्राकृतिक अंतर स्थापित किया गया है। तो यह अंतर अस्पृश्यता का सृजन करता है। कब? जब इस अंतर में श्रेष्ठता का भाव आ जाता है। भाई आप मानते हैं कि जो अनुपजाऊ भूमि है वह खराब है और आप कहते हैं उपजाऊ भूमि जो है वो अच्छी है, तो वह अंतर किस आधार पर? आपके उपयोग के आधार पर है। प्रकृति ने दोनों ही भूमियों को बनाया है और प्रकृति की दृष्टि से दोनों का समान महत्व है, लेकिन हम अपनी दृष्टि से उसमें अंतर की स्थापना करते हैं। तो याद रखिएगा, चूंकि भारत प्राचीन सभ्यता संस्कृति का राष्ट्र है और जातिवाद का जो दृष्टिकोण था हमारे यहाँ, जो वर्ण व्यवस्था का अंतर था, उसने एक दीर्घ काल से एक वर्ग के साथ विशिष्ट अस्पृश्यता की स्थापना की। खासकर वह वर्ग था अनुसूचित जाति और जनजाति।
जिसको उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के कारण हमने समान स्थान प्रदान नहीं किया, और इस कारण से उनको मुख्य धारा से जुड़ने का भी अवसर नहीं मिला। और पूरे स्वतंत्रता संग्राम में इस बात को स्वीकार किया गया कि मनुष्य समान है, अतः उसके बीच में विभेद नहीं होना चाहिए। यही कारण था कि आपके संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत को घोषित किया गया कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाएगा। और अस्पृश्यता को मौलिक अधिकार के अंतर्गत जब स्थान प्रदान किया गया तो स्वाभाविक था कि इसके संरक्षण के लिए कानून की अनिवार्यता थी। और इसी संदर्भ में सन 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया। सन 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया, जिसके माध्यम से हमने अस्पृश्यता को कानूनी अपराध स्वीकार किया और उसके संदर्भ में दंड का प्रावधान किया, जिसे 1976 में हमारे द्वारा परिवर्तित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में उसकी प्रतिस्थापना कर दी गई। अर्थात अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो था उसको और ज्यादा व्याख्यायित और व्यवस्थित करके कानूनी संरक्षण हमने प्रदान किया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के माध्यम से। अर्थात जब हम अस्पृश्यता के निवारण की बात करते हैं तो अस्पृश्यता मानव की समता की स्थापना करती है, मानव के बीच बीच में स्थापित होने वाले विभेदों को खंडित करती है, श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता के भाव व्यक्तियों के बीच में जितने भी प्रकार से स्थापित होते हैं, जाति, धर्म, लिंग, उन सबका खंडन करती है। यद्यपि इसका भी अपवाद है, अनुच्छेद 17 का भी अपवाद सुनिश्चित किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि लोकहित और चिकित्सीय दृष्टिकोण से स्थापित होने वाली जो अस्पृश्यता है उसकी अनुमति प्रदान की गई है। जैसे आप देखिए, अभी आप बार बार न्यूज में सुन रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन, तो कंटेनमेंट जोन का मतलब यह हो गया कि एक ऐसा क्षेत्र बना दिया गया कोविड पॉजिटिव मरीज पाए जाने पर जहां आने जाने की आवाजाही पर पूर्णतया प्रतिबंध है। अब आप कहिए जो कंटेनमेंट जोन का हिस्सा है वो अस्पृश्य हो गए उस तरीके से, लेकिन यह जो अस्पृश्यता है वो लोक हित में है कि कोविड 19 जो है वो दूसरे लोगों तक स्थापित न होने पाए, मतलब दूसरे लोग कहीं ना कहीं इस बीमारी से सुरक्षित रहें, इसलिए यह अस्पृश्यता पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। इसका कहीं भी आधार सामाजिक आर्थिक स्तरों पर स्थापित नहीं किया गया है। तो यहाँ याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 के माध्यम से हमारे संविधान में इन आधारों पर अस्पृश्यता का अंत किया गया है। यहाँ स्पष्ट हो गया? आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिए। आप सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ते हैं, किसी प्रकार का जातिगत विभेद, सार्वजनिक स्थानों पर जाने, तालाब के जल इस्तेमाल करने, मंदिर प्रवेश, इन सब के निषेध की बात की गई है। किसी व्यक्ति की इच्छा विरुद्ध जो है किसी व्यक्ति की इच्छा विरुद्ध जो है कोई ऐसा कार्य कराए जाने जो समाज में प्रतिष्ठित ना हो, जैसे मैला ढोने आदि का निषेध किया गया है। इसके अलावा उनके ऐसे लोगों के घरों के पास मैला फेंक देने, आग लगा देने, ऐसे बड़े सारे पक्ष हैं जिनके माध्यम से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में एक सुनिश्चित वर्ग को कहीं ना कहीं संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। अर्थात अस्पृश्यता मानव और मानव के बीच में स्थापित होने वाले कृत्रिम विभेदों, कृत्रिम जो अंतर है, आर्टिफिशियल जो डिफरेंस क्रिएट किया गया है, उस अंतर को समाप्त करता है। क्लियर है अब यहाँ पर? आगे बढ़ जाए हम लोग अगर अनुमति हो तो। आगे बढ़े, चलिए ठीक। अनुच्छेद 18 पर आते हैं। अनुच्छेद 18 पर आ जाते हैं। इसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोणों से देखिएगा कि अनुच्छेद 18 कह क्या रहा है। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का अंत करता है। स्वाति जी नमस्कार। उपाधियों का अंत करता है का मतलब क्या है कि जो भी उपाधियां व्यक्ति की
उसकी सामाजिक स्थिति की श्रेष्ठता का सूचक होती हैं या आर्थिक स्थिति की श्रेष्ठता का सूचक होती हैं, ऐसी कोई भी उपाधि व्यक्ति धारित नहीं करेगा। अब इसका मतलब क्या है? इस श्रेष्ठता से आशय क्या स्थापित होता है? हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा 1857 के विद्रोह के बाद फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया गया। उस फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत उन्होंने अपने सहयोग और समर्थन करने वाले लोगों को बड़ी सारी उपाधि दी। राजा की उपाधि देते थे, राय रैयान की उपाधि देते थे, दीवान की उपाधि देते थे, बहुत सारी ऐसी उपाधियां उन्हें, राय बहादुर की उपाधि देते थे। आज भी इंग्लैंड में देख लीजिए, नाइट की उपाधि दी जाती है, उनको वीरता की स्वॉर्ड तलवार प्रदान की जाती है। आज भी बहुत सारी उपाधियां दी जाती हैं, मेडल्स प्रदान किए जाते हैं। तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस बात को स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत स्वीकार किया गया कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इन उपाधियों को प्रदान करके समाज में विभेद का सृजन किया। जो व्यक्ति वस्तुतः यह उपाधियां धारित करता है, वह सम्मान सूचक दृष्टिकोण से देखा जाता है और उसे प्रतिष्ठा भी प्रदान की जाती है। ऐसी अवस्था में वो सामाजिक समता के विरुद्ध माना गया। अतः अनुच्छेद 18 जो है वह उपाधियों का अंत करता है कि राज्य में स्थापित होने वाली सामाजिक, आर्थिक ऐसी किसी भी प्रकार की उपाधियों का अंत होगा। मतलब जिन लोगों को अंग्रेजों के समय से दी गई थी वो सारी उपाधियां जो है समाप्त हो गई। इसी के अपवाद स्वरूप अनुच्छेद 18 एक स्थापित हुआ, जिसके संदर्भ में एक बात यह स्पष्ट की गई कि शैक्षणिक शैक्षणिक और सैन्य योगदान के आधार पर अगर कोई उपाधि प्रदान की गई है तो उस आधार पर उस उपाधि का अंत नहीं होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे आप देखते हैं एमफिल, पीएचडी जो प्रदान किया जाता है तो आदमी डॉक्टर लिखता है कि डॉक्टर फलाने, तो डॉक्टर की जो उपाधि है वो इसलिए ले लेता है क्योंकि अनुच्छेद 18 एक उसको शैक्षणिक आधार पर या सैन्य आधार पर कोई सम्मान किया गया है। उन सम्मानों का अपने जैसे परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, तो ये जो है नाम के आगे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अनुच्छेद 18 एक जो है वह इसकी प्रदान करता है, अनुमति प्रदान करता है। अब प्रश्न बनता है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या कोई भारतीय दूसरे देश की उपाधि नहीं धारित कर सकता है? तो यहां समझने की जरूरत है। अनुच्छेद 18(2) जो कहता है वह स्पष्ट रूप में करता है कि कोई भी भारतीय विदेश से अर्जित होने वाली कोई उपाधि धारित नहीं करेगा। मतलब विदेश से जो भी उपाधियां मिल रही हैं उनको आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और यही नहीं, अनुच्छेद 18(3) इस बात का भी निषेध करता है कि उपाधि केवल भारतीय व्यक्ति ही नहीं करेगा, बल्कि ऐसा कोई गैर नागरिक जो हमारे देश में रह करके राज्य के लिए कार्य कर रहा है, मतलब ऐसा कोई विदेशी व्यक्ति भारत सरकार के अधीन राज्य के लिए कार्य कर रहा है, भले चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही किसी प्रोजेक्ट में काम क्यों ना कर रहा हो, उस व्यक्ति को भी हमारे यहाँ ऐसी कोई वैदेशिक उपाधि धारित करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। मान लीजिए कोई अमेरिका का नागरिक है, भारत में आकर के प्रवास कर रहा है और भारत सरकार के अंतर्गत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट या आपके यहाँ मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के अंतर्गत कंसल्टेंसी कर रहा है, तो जब तक वह कंसल्टेंसी कर रहा है तब तक उसके द्वारा किसी भी प्रकार की विदेशी उपाधि को धारित नहीं किया जा सकता है। इसका भी निषेध किया गया है। तो 18(2) क्या कर रहा है? 18(2) क्या कर रहा है? 18(2) भारतीयों को विदेशी उपाधि लेने का निषेध कर रहा है और 18(3) जो है वह
किसी विदेशी व्यक्ति जो भारत में प्रवास कर रहा है उसको भी इस व्यवहार को निषेध कर रहा है। लेकिन 18(4) इन दोनों अनुच्छेदों का अपवाद हो जाता है। कैसे यह अपवाद हो जाता है? तो 18(4) के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी भारतीय राष्ट्रपति की अनुमति लेकर किसी भी विदेश से प्राप्त होने वाली उपाधि को प्राप्त कर सकता है। ठीक, राष्ट्रपति की अनुमति लेकर किसी भी प्रकार की उपाधि धारित कर सकता है। यह जो प्रावधान किया गया है यह अनुच्छेद 18(4) के अंतर्गत किया गया है, जिसके आधार पर उपाधियों के अंत और उसके अपवाद सुनिश्चित किए गए हैं। अब यहां याद रखिएगा कि केवल उपाधि की बात की जा रही है, तो उपाधि का मतलब केवल उपाधि ही नहीं है। उपाधि के अंतर्गत उसमें कोई उसको दी जाने वाली कोई भेंट भी अगर है तो भी उसका पक्ष स्थापित होता है। तो अब प्रश्न बनता है, साहब मिस्टर एबी ने पूछा है पुरस्कार और उपाधि में क्या अंतर है? उपाधि आपके व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाती है, ठीक है, जो किन्हीं आधारों पर मिलती है। लेकिन पुरस्कार आपको किसी उपलब्धि या आपको, जैसे पुरस्कार और सम्मान, ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। पुरस्कार आपको किसी तात्कालिक उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। जैसे अगर आप बात करेंगे तो कोई जैसे नोबेल पुरस्कार है, नोबेल सम्मान नहीं है, नोबेल पुरस्कार है। सम्मान इसलिए हो जाता है वो क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो पुरस्कार है मतलब आपने अपनी खोज के माध्यम से, अपने योगदान के माध्यम से क्या नई चीज ऐसी समाज को प्रदान की है, उस योगदान के कारण आपको पुरस्कार मिल रहा है, क्योंकि उसमें एक निश्चित राशि भी प्रदान की जा रही है। उपाधि जो है वो एक तरीके का सम्मान होता है जो आपके व्यक्तित्व के साथ प्रयोग किया जाने लगता है। जैसे सर की उपाधि हो गई, नाइट की उपाधि हो गई, तो ये ऐसे सम्मान है जो आपके दीर्घकालिक योगदान के कारण आपको, जैसे सर डॉन ब्रैडमैन आप कहते हैं, तो सर डॉन ब्रैडमैन का मतलब क्या हो गया कि उन्होंने जो जीवन पर्यंत क्रिकेट को अपना योगदान दिया है उसके लिए वह सर का उपनाम उनके साथ जुड़ रहा है। सर क्या कारण है कि उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं? शिवानी, मान लीजिए राय रैयान की उपाधि दे दी गई, तो अब आप अपने नाम के साथ स्थापित करेंगी राय रैयान शिवानी साहू। तो अब पता लगा मेरा नाम विकास सिंह है, आपके नाम के राय रैयान जुड़ा हुआ है, तो वो विशिष्टता का सूचक हो गया कि नहीं? और समाज में नाम या उपाधि के आधार पर जब विशिष्टता आ रही तो तुरंत आप दूसरे को परसेप्शन स्थापित कर रहे हैं कि हम इनसे श्रेष्ठ हो गए। तो यह माना गया कि अंग्रेजों ने जो उपाधियां बांटी थी उनका वस्तुतः मौलिक रूप में कोई सकारात्मक उद्देश्य नहीं था, बल्कि उसका पूर्णतया उद्देश्य जो था वह नकारात्मक था, क्योंकि अंग्रेज जानबूझ के यह काम कर रहे थे ताकि भारतीय समाज जो है वो विभाजित बना रहे। इसीलिए उपाधियों का अंत आपके यहाँ किया गया है। अब यहाँ पर क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़े हम लोग। सर, समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी भेदभाव व छुआछूत करता है, उनको कैसे समझा सकते हैं जब वो अपने लोग हों तब? अंजलि, अपने लोग हैं तो देखिए, अब इस बात को समझिएगा, भेदभाव का व्यवहार बहुत बार संस्कार से आता है, जहां डू एंड डोंट्स आपके परिवारों में बताया जाता है। ठीक, आज माता पिता ये नहीं बताते हैं कि इस जाति इस धर्म के लोगों के साथ खाना पीना नहीं करना चाहिए। बताते भी हैं तो हम इतने बौद्धिक हो चुके हैं कि उस पक्ष को वस्तुतः स्वीकार्य नहीं करते। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनके लेवल पर अभी भी वो पक्ष बना हुआ है, तो वो उनका संस्कार का हिस्सा हो गया है। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, जैसे मैं जानता हूं, मैं हमेशा अपनी माँ का उदाहरण देता हूँ कि मेरी माँ जो है वो आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तरों पर छुआछूत के भाव से ग्रसित होती हैं।
तो अब छुआछूत के आधार पर ग्रसित होती हैं तो उसका मतलब वो क्या है? वो किसी का अपमान नहीं कर रही हैं। वो किसी का अपमान नहीं कर रही हैं। अपमान नहीं कर रही हैं का मतलब क्या है? कि वो किसी से ये नहीं कह रही कि तुम्हारी जात छोटी है, तुम्हारा धर्म खराब है, ये नहीं कर रही हैं। लेकिन वो अपने संस्कारों का ध्यान रखती हैं। जैसे वो मेरे घर आती हैं, तब भी उनके खाने के बर्तन, चाय पीने का कप सब उनका अपना अलग रहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे घर में बाहर और घर के बर्तन अलग-अलग नहीं हैं। तो उन्हें लगता है कि वो पक्ष उनका स्पष्ट है कि मतलब कितने भी लोगों के बीच में रहेंगी, तो वो अपने ही वो एक विशिष्ट कप में पिएँगी, दूसरे कप में चाय नहीं पिएँगी। तो अब इससे उनका पक्ष स्थापित हो रहा है, किसी दूसरे की भावना आहत नहीं हो रही। किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाएँगी जहाँ उनका संस्कार, भोजन आदि को ग्रहण करना उनके लिए सही नहीं लगता है, तो वो मना कर देती हैं कि नहीं-नहीं मैं नहीं खाऊँगी। तो बिल्कुल नहीं खाती हैं। तो उससे किसी का अपमान बेसिकली वो नहीं कर रही हैं, बैठ रही हैं, सब कर रही हैं, लेकिन उस जगह पर वो चाय आदि का ग्रहण नहीं करती। तो उस तरीके से कहीं न कहीं हम मानते हैं कि वो पक्ष जो है वो बना रहता है। ठीक है? पूर्वाग्रही इसको कारण हो सकता है। पूर्वाग्रही हैं, पूर्वाग्रह कैसे आते हैं? हमने आपको प्रियंका बताया कि पूर्वाग्रह हमेशा जो इन लोगों ने एथिक्स पढ़ा है उनको पता है, पूर्वाग्रह हमेशा किसी एक अभिकथन से स्थापित होता है, एक प्रामाणिक अभिकथन। और आपके लिए प्रामाणिक अभिकथन किसका है? तो आपके पेरेंट्स। सबसे पहले उन्होंने ही आपको बताया है कि ये करना है और ये नहीं करना है, जिसके आधार पर अपने व्यवहारों का आपने नियंत्रण स्थापित किया। हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ अभी तक? दोस्त, हृदय परिवर्तन एक बहुत बड़ा पक्ष स्थापित होता है। इसलिए स्थापित नहीं हुआ क्योंकि हमारे समाज में नैतिकता का दृष्टिकोण उतना प्रबल नहीं है। हमारा घटनाक्रम के आधार पर हृदय परिवर्तन होता है और वो जब घटना डाइल्यूट होती है, तब फिर से हम उसी अपनी पुरानी वाली अवस्था में स्थापित हो जाते हैं। तो हृदय परिवर्तन के लिए सबसे पहले ईश्वर और प्रकृति के प्रति आस्था होनी चाहिए। गांधी जी को जब आप पढ़ते हैं तो आप हमेशा गांधी जी हृदय परिवर्तन पर बल देते हैं और वह मानवता और करुणा से जुड़ा होता है। गाँव में दूसरे जाति के लोग जब आते हैं, तो वह नीचे बैठते हैं और उनको अलग बर्तन में बिल्कुल अंजलि मैंने बताया आपको कि ये सारी चीज़ें जो है, वो संस्कार से जुड़ी हुई हैं। भई आप शहर में क्यों नहीं है? क्योंकि शहर में ये ताना-बाना जो है, सामाजिक ताना-बाना वो बड़ा लिबरल हो जाता है। शहर के जो संबंध होते हैं वो आर्थिक संबंध होते हैं। देख लीजिए आपको अपने उस पड़ोसी का नाम और व्यवसाय नहीं पता होगा जिससे आपका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जिसके यहाँ कभी-कभार आप चाय, अदरक, चाय पत्ती, चीनी माँगने के लिए जाते हैं, उसके कितने बच्चे हैं, कहाँ ऑफ़िस है, सब आपको पता होता है। तो यहाँ जो शहर का संबंध होता है उसका ताना-बाना आर्थिक होता है और वहीं जब गाँव के संबंध की बात करते हैं तो उसका ताना-बाना सामाजिक आधार पर होता है। उसका ताना-बाना आर्थिक आधार पर नहीं होता है, तो ये एक बड़ा अंतर वहाँ आ जाता है। देखिए, जब जब सामाजिक समस्या का निदान समाज करने में सक्षम नहीं होता है, तब वहाँ पर कानून की आवश्यकता होती है। तो आज आप देख लीजिए कि आज आपके यहाँ जो अनुसूचित जाति जनजाति संरक्षण अधिनियम 1989 में बनाया गया, उसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तब जब उनकी प्रतिष्ठा और उनके स्तर पर कहीं आघात किया जाता है, ठीक है? तो ऐसे अवस्थाओं में कानून ही एक माध्यम बचता है जिसके माध्यम से आप इस व्यवहार को दूर कर सकते हैं। बस ये है कि वहाँ दुरुपयोग होने की संभावना और सामाजिक तनाव की स्थितियाँ बढ़ने की स्थितियाँ होती हैं। जैसे सती प्रथा आपके समाज में स्वीकृत भी थी और स्वीकृत नहीं भी थी। बहुत सारे लोग उस व्यवहार को कर रहे थे, बहुत सारे लोग उस व्यवहार को नहीं भी कर रहे थे। अब उस स्थिति में हुआ क्या कि जब कानून बन गया तो जो समर्थन करने वाले थे वह भी विवश हो गए कि अब उसको नहीं करें। अम, भाई अस्पृश्यता किसी आधार पर भेद आप कर रहे हैं वो कहा जाएगा, वो भले चाहे संस्कार ही हों। संस्कार अच्छे और संस्कार बुरे भी होते हैं अपने परिणामों के आधार पर। ठीक?
बिल्कुल काम कराया जाता है, लेकिन आप देखिए कि जब मानवता का पक्ष अंजलि स्थापित होता है, जैसे हमारे घर पे बहुत सारे काम करने वाले रहे, बहुत सारे सरकार की तरफ से बड़े सारे कार्मिक हमारे घरों में काम करते रहे, वो चाहे फ़ोन के लिए अटेंडेंट हो, चाहे कपड़े धोने के लिए हो, खाना बनाने के लिए हो। लेकिन संस्कार का पक्ष क्या होता है कि हमारे परिवार में शुरू से इस बात को प्रेरित किया गया माता-पिता के द्वारा कि उस काम करने वाले का आप नाम नहीं ले सकते हैं। कम आयु का है तो आप भैया कहेंगे और अधिक आयु का है तो आप चाचा कहेंगे। तो उस काम करने वाले को हमारे परिवार में यह कभी नहीं एहसास दिलाया गया कि आप कोई छोटा काम कर रहे हैं। तो ये है एक व्यावहारिक पक्ष जिससे वह भावनात्मक संबंध प्रबल होता है, खंडित होता है। ठीक? अंजलि बिल्कुल सीनियर सिटीज़न पर एक्शन नहीं लें। 78 ईयर्स 79 ईयर्स की मेरी माँ हैं, मैं उनको परिवर्तित करने का बिल्कुल प्रयास नहीं करता हूँ और 79 ईयर में वो परिवर्तित करके बहुत कुछ होने वाला भी नहीं है। उनका पुत्र मैं हूँ और मेरे पास भी एक मेरा पुत्र है। तो मेरा ये दृष्टिकोण है कि मेरे अंदर और मेरे पुत्र के अंदर अस्पृश्यता का भाव स्थापित न होने पाए। अगर हम अपने स्तर पर भी उसको लागू करेंगे तो धीरे-धीरे अस्पृश्यता खत्म होती जाएगी और ऐसा समाज में हो भी रहा है। आप शहरों में हैं, आप क्लास में इवन बैठते हैं, अपने बगल वाले से ये पूछ के बैठते हैं तुम्हारी जाति क्या है? तो जब सामाजिक ताना-बाना इस आधार पर कम होने लगेगा और आर्थिक पक्ष प्रबल होने लगेंगे, शिक्षा और जागरूकता का पक्ष प्रबल होने लगेगा, तो ये सारी चीज़ें अपने आप कम होने लगेंगी। चलें आगे अब हम, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पूछ ली मुझसे इसमें, आगे बढ़ूँ मैं? चलिए ठीक। अब आ जाते हैं, तो ये था समता का मौलिक अधिकार 14 से लेकर के 18 के बीच में, ठीक? अब इसकी समीक्षा जो आपको मेंस में करनी है, ये आप लिख के मुझे बताएँगे। कल याद कीजिए मैंने आपको बताया था और एक क्वेश्चन और दिया मैंने आपको कि अ, उन पक्षों की व्याख्या कीजिए जहाँ पर समता के अधिकारों को प्रदान किया गया है। तो यहाँ के साथ-साथ जो अन्य अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं, समता के स्तर पर, जैसे अगर हम बात करें, तो अनुच्छेद 300 क संपत्ति का अधिकार सभी को प्रदान किया गया है, वह भी समता से जुड़ा हुआ है, संवैधिक अधिकार है। अनुच्छेद 301 जिसमें देश के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में देश के किसी भी नागरिक को जाकर के व्यापार वाणिज्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 326 जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को वयस्कता के आधार पर मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। ये भी समानता है, इसमें किसी भी आधार का कोई भेद नहीं है। इसके अलावा जो संवैधानिक पद हैं, उन पर नियुक्ति के संदर्भ में समान संरक्षण की बात की गई है। संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता है, उनकी योग्यताओं के संदर्भ में समान संरक्षण की बात की गई। तो ये सारे वो पैरामीटर हैं जिनके आधार पर भारतीय संविधान में समता की स्थापना का पक्ष स्थापित किया गया। तो उसमें ये अगर जोड़ देंगे ये सारे पक्ष, तो वो जो समता वाला आधार संविधान में पूछा जाता है, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, जो एमपीपीएससी 2008 में पूछा भी गया है। 7 या 8 में है, एक बार आप देख लेंगे तो आपको मिल भी जाएगा वो प्रश्न। चलिए अब आ जाते हैं स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, राइट टू लिबर्टी की जब आप बात करते हैं। अब जब हम स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 ये 4 अनुच्छेद हैं जो स्वतंत्रता के संदर्भ में स्थापित होते हैं, ठीक? अब ये जो अनुच्छेद हैं, यह किन प्रकार के स्तर पर स्थापित किए गए हैं, यह जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमको यह जानना चाहिए कि स्वतंत्रता से आशय क्या है और स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार में स्थापित क्यों किया गया है। जिस तरीके से संप्रभुता का महत्व होता है, उसी तरीके से स्वतंत्रता का महत्व होता है। अर्थात स्वतंत्रता से तात्पर्य है बाधा रहित कार्य करने की अधिकारिता। मतलब आप किसी कार्य को बिना किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से करने के लिए सक्षम हैं, यह आपकी स्वतंत्रता का परिचायक है, ठीक? फिर कल हम याद कीजिए चर्चा कर रहे थे कि स्वतंत्रता किस स्तर पर
तो संविधान ने यह स्पष्ट किया है कि स्वतंत्रता किस स्तर पर स्थापित होगी। अब उसमें अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक के प्रावधान स्थापित किए गए हैं। एक बार पहले रैपिड फॉर्म में आपको बता देंगे, तब फिर आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें 6 स्वतंत्रताओं को स्थापित किया गया। मूल स्वतंत्रता में 7 थी, अब वर्तमान समय में 6 हैं। वहां मौलिक स्वतंत्रताओं की बात की गई। उसके बाद अनुच्छेद 20 की जब बात करते हैं तो उसमें कुछ अपराधों के संदर्भ में दोष सिद्धि की बात की गई है। मतलब आप दोष सिद्ध किए जाएंगे, वहां आपको संरक्षण कैसा मिले वह बताता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? प्राण मतलब आपकी लाइफ, और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब आप अपने स्वेच्छा से अपने शारीरिक सुखों की, शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए स्वतंत्र है, जिन्हें केवल कानूनी प्रावधानों से ही निषेधित किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो आप देखिए कि अगर ये कोविड-19 नहीं होता तो आप इतने दिन तक घर में नहीं बैठे होते, स्वाभाविक था नहीं बैठते। लेकिन विधि द्वारा जब स्थापित किया गया, सरकार ने यह घोषित किया कि कोई घर से बाहर जाके व्यावसायिक गतिविधियों को नहीं करेगा, तो सब बैठ गए। तो कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, लेकिन तब तक है जब तक उसे विधि द्वारा सीमित नहीं किया जा रहा है। और आपका अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान करता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक इन 4 अनुच्छेदों के माध्यम से हमारे संविधान में कहीं न कहीं स्वतंत्रता के पक्ष की स्थापना हुई है। यद्यपि अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत आपके यहाँ सन 2002 में आपके यहाँ शिक्षा का मौलिक अधिकार भी उसमें शामिल किया गया है, जिसे अनुच्छेद 21 क में डाला गया है। और क्यों डाला गया है इसे समझिएगा, ये स्वतंत्रता का विषय नहीं है, लेकिन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जरूर है। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब किसी भी व्यक्ति को राज्य द्वारा अनिवार्य 6 से 14 वर्ष की शिक्षा निःशुल्क रूप में प्रदान करनी चाहिए। तो ये आपके दैहिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक मुद्दा है, इसलिए संभवतः इसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक, अब एक एक करके हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे ताकि जो है उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकें। ठीक, हमने आपको सबसे पहले आ जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के स्तर पर वाक एवं अभिव्यक्ति विषयक स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति विषयक कुछ मूलभूत स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर जानने वाली चीज क्या है कि यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सर कहाँ इमरजेंसी लगाए बिना आर्टिकल 19 को रोक दिया आपको? किस जगह पर अक्षय रोका? कोविड-19 में आपके घर में इमरजेंसी की जरूरत ही नहीं थी। आपकी साफ साफ कहा गया है भ्रमण करने और निवास करने की स्वतंत्रता आपकी लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार कभी भी अल्पीकृत कर सकती है। तो उस आधार पर उन्होंने रोका, इसे इमरजेंसी कहा ही नहीं जा सकता। और वैसे भी ये हेल्थ इमरजेंसी के रूप में तो देखा ही गया इस स्थिति को। खैर, हम आते हैं। तो हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति विषयक स्वतंत्रताओं को स्थापित किया गया था। लेकिन जब हम वाक एवं अभिव्यक्ति विषयक स्वतंत्रताओं की बात करते हैं, जो मौलिक स्वतंत्रताओं की बात करते हैं, उसमें प्रारंभिक स्तर पर 7 स्वतंत्रताएं स्थापित थी। ठीक है, आधुनिक स्तर पर 7 स्वतंत्रताएं प्रारंभिक स्तर पर विद्यमान थी, जिसमें पहला जो है वह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता था। दूसरा जो है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की अधिकारिता दी गई थी। तीसरा जो था
वह किसी संघ या समिति को बनाने की स्वतंत्रता थी। चौथा जो है वह राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता थी। पांचवा जो है किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता थी। छठा जो है वह देश में कोई भी जीविका या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता थी। और सातवां जो है वो संपत्ति को धारित करने की स्वतंत्रता थी। तो इस प्रकार से 7 मौलिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख जो है वो किया गया था। अब यहाँ पर याद रखिए कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आपके यहाँ संपत्ति धारित करने का जो अधिकार था, स्वतंत्रता थी, उसको हटा दिया गया। अतः वर्तमान समय में जब हम बात करें तो उसके आधार पर हमारे समय में 6 प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताएं विद्यमान है। ठीक, अब एक एक करके हम बात करेंगे और इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है प्रेस की स्वतंत्रता। ये मुख्य परीक्षा का विषय है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से, ताकि हमारी चीजों में जो यहाँ पर दिक्कत है वहां पर कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। और प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो आपकी परीक्षा में 2-3 बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है, यद्यपि मध्य प्रदेश में अब तक इस प्रश्न को पूछा नहीं गया है। तो हम यहाँ पर उन सभी पक्षों को लेकर के बढ़ेंगे आगे जो आपके सिलेबस में यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, जहां मौलिक स्वतंत्रताओं की बात की जाती है, जब मौलिक स्वतंत्रताओं की बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 का जो है उसमें एक पक्ष स्पष्ट किया गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब क्या है कि वहां यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता से अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति का प्रस्तुतिकरण कर सकता है। अब यहां प्रश्न बनता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या अबाध है? तो वहां इसे अबाध स्वीकार नहीं किया गया। कहा गया है कि देश की प्रभुता, एकता, अखंडता, मैत्रीपूर्ण संबंध, संविधान की रक्षा, शिष्टाचार, न्यायालय की स्वतंत्रता आदि के संदर्भ में किया गया कोई भी ऐसी वाक अभिव्यक्ति जिससे कहीं ना कहीं इन्हें चुनौतियां प्राप्त होती हैं, उन वाक एवं अभिव्यक्ति को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। हम प्रधानमंत्री को चुनौती दे लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने यह गलत किया, क्योंकि हमारे द्वारा चुना गया वह लोकतांत्रिक प्रतिनिधि है। लेकिन हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती नहीं देते, हम उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह न्यायालय की अवमानना हो जाएगी। हम भारत के संविधान को कभी गाली नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वह देश के लोगों के द्वारा बनाया गया सर्वोच्च विधायन है। तो यहाँ याद रखिएगा। और कभी आप जब भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे लोगों पर अटैक करते हैं तो उनके पब्लिक बिहेवियर पर करते हैं, उनके पर्सनल बिहेवियर पर कोई अटैक उस तरीके का नहीं करते हैं। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वह इन आधारों पर कहीं ना कहीं निलंबित की जाती है, इसको जो है स्वीकार किया गया है। अब यहाँ पर जानने की जरूरत है, इसी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना गया है। याद रखिएगा, कभी भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली उन्होंने कोई आक्षेप नहीं लगाया। तुरंत सुप्रीम कोर्ट सो कॉज नोटिस दे देगा, सुप्रीम कोर्ट तुरंत उनके विरुद्ध जो है अवज्ञा का आदेश घोषित कर देगा। सुप्रीम कोर्ट कहीं भी इस तरीके की कोई मुरव्वत नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे जस्टिस काटजू,
अभी 2 साल पहले जब वो रिटायर हुए तो पर्याप्त सक्रिय थे। जस्टिस काटजू को उन्होंने सो कॉज नोटिस दिया था डिसीजन पर, जो है उनकी आलोचना पर। और जस्टिस काटजू को जब लगा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उन्होंने माफीनामा प्रस्तुत किया था। तो कहीं भी जब आप इस तरीके की देखते हैं तो आप देख लीजिए ना, कि छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, राम मंदिर का जो विवाद स्थापित हुआ था, राम मंदिर के विवाद में कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, चाहे वो वैसी ही क्यों ना हो, उन्होंने उन्होंने कहा कि हम दोबारा पिटीशन फाइल करेंगे, कि रिव्यू पिटीशन हो, रिव्यू हो इस निर्णय का। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके साथ मतलब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहीं गलत है। उन्होंने ये भले कह दिया कि हमको लगता है कि मुस्लिम समाज के साथ जो उन्हें अपेक्षा थी वो पूरी नहीं है, लेकिन उस निर्णय की आलोचना किसी ने नहीं की, तो वो उसकी अधिकारिता प्रदान नहीं किया है। सहमत नहीं होना अब आपके लिए बाध्यकारी हो गया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। हम सम्मान करते हैं, मतलब उन्होंने उस निर्णय को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन हम सहमत नहीं हैं। ठीक है, मत सहमत रहिए, लेकिन लागू तो होगा। आप देख लीजिए, शिलान्यास भी हो गया आपके राम मंदिर का, बहुत सारे लोग खुश भी होंगे। क्लास होता तो बहुमत के साथ आप चिल्ला भी देते, जी सर। खैर, विषय पर आ जाते हैं। अब विषय आ जाता है प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में। अब जब हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो कुछ ऐसे वाद आए जिनके संदर्भ में यह कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता इस वाक एवं अभिव्यक्त की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही निहित है। जैसे लिख लीजिएगा आपको, सकलन पेपर्स वर्सेस भारत सरकार। सकलन सकलन पेपर वर्सेस भारत सरकार। सकलन पेपर वर्सेस भारत सरकार। दूसरा केस है ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य। ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य, 1950 का केस है। इसके अलावा इंडियन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ। ये वो वाद हैं जिनके संदर्भ में यह कहा गया कि अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत, अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। अब वाक एवं अभिव्यक्ति में आप लिखित प्रस्तुति कर सकते हैं, प्रेस आ गया आपका, प्रिंट मीडिया आ गया। आप मौखिक प्रस्तुति कर सकते हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। और आप चाहें तो उसकी चित्रात्मक, प्रतीकात्मक प्रस्तुति भी कर सकते हैं, कार्टून आदि के माध्यम से। तो इन सारे पक्षों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत माना गया, और इसी कारण से उसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। अब मेंस के स्तर पर जब हम आते हैं तो उसमें हम इसे कैसे बताएंगे, किस प्रकार से बताएंगे, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, हम इस बात को जानते हैं कि लोकतंत्र के, इसको आप लोग लिख के मुझे दिखाएंगे, प्रेस की स्वतंत्रता, मैं उसको विस्तार से आपको यहाँ पर बता रहा हूं ताकि आप इसको समझ जाएं यहाँ पर। ठीक है, कोशिश करूंगा कल परसों में, मतलब आजकल में। सर, सूचना का अधिकार भी इसी में आएगा क्या? सूचना का अधिकार आपका संवैधिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी राइट्स है। याद कीजिए, सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया, तो सूचना का अधिकार उसके अंतर्गत प्रदान किया गया। हालांकि उसकी एक व्याख्या इसके अंतर्गत भी स्वीकार की जाती है, लेकिन सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में इस रूप में नहीं है, बल्कि संवैधिक अधिकार के रूप में विद्यमान है। चलिए, खैर विषय पर आ जाते हैं हम लोग। जब हम बात करते हैं, बताया तो मैंने कि सूचना का अधिकार इसके अंतर्गत है, लेकिन जो हमें प्रदान किया गया है वो संवैधिक रूप में प्रदान किया गया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005।
ठीक है। अब थोड़ा सा इसके मेंस वाले पक्ष को इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में सूचना के सॉरी लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में प्रेस को स्वीकार किया गया है, परंतु भारतीय संविधान का अवलोकन करने पर हमारी जो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है उसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। जब हम भारत के संदर्भ में प्रेस की स्वतंत्रता का अध्ययन करते हैं तो यह स्वीकार किया गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत लिखित, मौखिक और चित्रात्मक रूप में किसी भी विचार और अभिव्यक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका प्रस्तुतिकरण प्रेस के माध्यम से सुनिश्चित होता है। परंतु संविधान का अध्ययन करने पर प्रेस की महत्ता के बावजूद हम किसी भी स्थान पर प्रेस के संदर्भ में पृथक रूप में किसी प्रावधान को स्थापित नहीं पाते हैं। अर्थात कर संबंधी प्रावधान, भर्ती नियम या श्रम संबंधी नियम जैसे प्रावधान प्रेस पर उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार देश के किसी अन्य औद्योगिक संस्थान पर स्थापित होते हैं, और कोई भी विशिष्ट रूप में उन्हें अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है। हम इस बात को जानते हैं कि प्रेस को भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात जब हम प्रेस की स्वतंत्रता का अध्ययन करते हैं तो हमारे संविधान में कोई विशिष्ट अधिकार प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में स्थापित नहीं किया गया है, परंतु न्यायपालिका के निर्णयों के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता को अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान किया गया है, जहां न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका और विधायिका से यह अपेक्षा की गई है कि वे कोई ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेंगे जिससे प्रेस की स्वतंत्रता बाधित हो रही हो, और यदि ऐसा कोई प्रावधान किसी विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा निर्मित किया जाता है जिससे प्रेस की स्वतंत्रता सीमित हो रही है, तो न्यायालय के द्वारा अपने अनुच्छेद 13(3) के माध्यम से स्थापित न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से उस विधि को शून्य भी घोषित कर सकती है, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत मौलिक अधिकार की श्रेणी में विद्यमान है। तो क्या प्रेस की स्वतंत्रता अबाधित है? तो इसको स्वीकार्य नहीं किया गया है। कहा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता अबाधित स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है। मतलब प्रेस की स्वतंत्रता पर लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए, और यह कहा गया है कि प्रेस अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती रहे। प्रेस अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती रहे, इसकी देखरेख स्वयं प्रेस के द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मतलब प्रेस अपने संगठनात्मक स्वरूप, जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इस तरीके के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो कहा गया है कि प्रेस के द्वारा स्वयं अपने संगठनात्मक स्वरूप में इन व्यवहारों को सुनिश्चित किया जाए ताकि देश विरोधी या संविधान विरोधी किसी व्यवहार को प्रेस कारित न करे। तो कहने का मतलब कि हमारे संविधान में कहीं भी प्रेस को पृथक स्वतंत्रता नहीं दी गई है, लेकिन उसकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान में जरूर किया गया है। और यही नहीं,
हम प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका को अधिकृत भी किए हैं कि वो प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा करे, और एक उत्तरदायित्व व्यवहार के लिए यह भी हम सुनिश्चित करते हैं कि स्वयं प्रेस के द्वारा अपने यहाँ ऐसे व्यवहारों को हतोत्साहित किया जाए जिससे प्रेस की छवि या प्रेस के वाक एवं अभिव्यक्ति के दुरुपयोग का आक्षेप स्थापित हो। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। पिछले वर्ष अफजल गुरु जिस दिन फांसी दी गई थी, उस दिन प्रेस क्लब जो दिल्ली में विद्यमान है, उसमें डॉक्टर गिलानी के नेतृत्व में कुछ बौद्धिक पत्रकारों के समूह ने एक वार्ता की थी, और जो अफजल गुरु था उसको श्रद्धांजलि प्रदान की थी। तो देश में प्रेस क्लब के अंतर्गत यह व्यवहार किया गया था। तो इसका मतलब कि जिसे देश की न्यायपालिका ने देश विरोधी मान करके फांसी दिया, प्रेस क्लब के कुछ प्रेस वक्ताओं के द्वारा उसका समर्थन किया गया कि नहीं, वो क्रांतिकारी थे, वो आतंकवादी थे ही नहीं। तो जब वहां पर उसका विरोध किया गया तो प्रेस क्लब के विरुद्ध जो है, जिन लोगों ने उस व्यवहार को किया था उनके विरुद्ध शो कॉज नोटिस जारी किया गया, और ऐसे व्यवहार को पुनरावृत्ति न किए जाने का भी निर्देश उनको प्रदान किया गया था। तो अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये सारे पक्ष की स्थापना होती है। मुझे लगता है प्रेस की स्वतंत्रता अब आपको स्पष्ट हो गई होगी। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कहीं भी कोई संशय हो। मैं वेट कर रहा हूं, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लें आप लोग। आगे बढ़ें। दूसरा आ जाते हैं अनुच्छेद 19(1) ख या 19(1)(b), जिसमें कहा गया है बिना हथियारों के, विदाउट आर्म्स, के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) जो ख जो है, वो बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार आपको प्रदान करता है। लेकिन इस अधिकार को भी बाधित किया गया है, जहां कहा गया है कि ऐसा कोई व्यवहार जो देश की एकता, अखंडता और लोक व्यवस्था के विरुद्ध है, उसे अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रेस के संबंध में व्यापक नियम कानून बनाने की आवश्यकता है क्या? हमें आवश्यकता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कानून को स्पष्ट किया गया है कि नहीं कर सकते हैं। अब इसे समझिएगा। प्रेस के स्तर पर मानहानि का केस चूंकि सूचनाओं के आधार पर लिखा जा रहा है, ठीक है, मान की हानि कभी भी हो सकती है। अब उसके संदर्भ में व्यक्ति कहता है कि किस प्रकार से जब पिटीशन फाइल करता है तो किस प्रकार से मानहानि हुई है। जब आप कभी भी कोई पेपर लेते हैं, मैगजीन लेते हैं, तो उनका सबसे पहले याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो आपको प्रदान की गई है, क्या चुप रहने की स्वतंत्रता भी आपको प्रदान की गई है? तो जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) की, तो उसके माध्यम से व्यक्ति को चुप रहने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। मतलब किसी विषय पर हमारी कोई अभिव्यक्ति हम प्रस्तुत नहीं करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं हर विषय पर हमारी अभिव्यक्ति हो। जीवन बीमा बनाम मनु भाई जो वाद था, उसमें इस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत चुप रहने की स्वतंत्रता भी स्थापित की गई है। तो चुप रहने का अधिकार भी हमको आपको अनुच्छेद 19(1) का प्रदान करता है। ठीक, एक नई चीज जान लीजिए। मानहानि की बात कर रहे थे। प्रेस
भाई जो समाचार पत्र निकलता है वो दिल्ली में एक पंजीयन विभाग है, प्रेस पंजीयन विभाग, वहां आप पंजीयन कराते हैं और आपको एक आरएनआई नंबर प्रदान किया जाता है जो आपकी आइडेंटिटी होती है। किसी भी पेपर मैगजीन में देखेंगे तो शुरुआत में उसका पंजीयन क्रमांक आरएनआई नंबर दिया जाता है। तो आरएनआई नंबर के आधार पर जो है, आरएनआई नंबर के आधार पर यह व्यवस्था स्थापित की गई है कि आरएनआई नंबर के आधार पर यह व्यवस्था स्थापित की गई है कि आप जब कोई चीज लिख रहे हैं अपने समाचार पत्र में किसी सूचना के आधार पर, और अगर वह सूचना जो है सही नहीं है, तो आपकी सूचना किसी की मानहानि कर रही है। और आपने जिस सूचना के माध्यम से किसी की मानहानि की है, तो आप क्या करते हैं, अगले दिन उसी खबर को शुद्धि पत्र के माध्यम से उसे सुधार भी लेते हैं। तो आपने बड़ी खबर में लिख दिया कि फलाने व्यक्ति चोर है, और अगले दिन अगर वह सही नहीं है तो आपने एक छोटी सी न्यूज शुद्धि पत्र के रूप में बता दी कि फला दिनांक को निकाली गई यह खबर जो है वो उचित नहीं थी, जिसके लिए समाचार पत्र खेद प्रकट करता है। सर, जब किसी केस में कोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ है और उस केस में कोई प्रिंट मीडिया किसी, उसी को तो आप मीडिया ट्रायल कहते हैं, और ये आज की डेट में मीडिया की एक समस्या है। अभी आप आगे पढ़ेंगे मीडिया की समस्या वगैरह भी, तो हम कहते हैं किसी केस का मीडिया ट्रायल हो गया। सुशांत सिंह राजपूत जी ने आत्महत्या की, आज एक यह तथ्य स्पष्ट है, ठीक है, लेकिन यह सभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि उन्होंने क्यों की है आत्महत्या। हो सकता है कुछ उनके व्यक्तिगत कारण हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उनकी कोई ऐसी आर्थिक समस्याएं रही होंगी कि, भाई मुझे तो ये लगता है कि बिहार के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला व्यक्ति एक राष्ट्रीय पहचान बनाने में सफल हो गया। हम ये नहीं कहते हैं कि वो शाहरुख खान बन जाते, वो सलमान खान बन जाते, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान और हमारे आपके हृदय में अपना स्थान सुरक्षित करने में सफल थे। उनके लिए पहचान का संकट नहीं था। मुझे लगता है कि जिस तरीके के उनके एसेट्स हैं वो 50-60 करोड़ रुपए के से ज्यादा के संपत्ति का धारण कर रहे थे, चांद जैसी जगह पे जमीन ले चुके थे, ठीक है, AIEEE के 7th रैंक होल्डर थे, बहुत सारी चीजें थी, प्रतिभा संपन्न थे। तो आज उनको वस्तुतः उनकी आत्महत्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन मीडिया की खबरों के आधार पर बड़े सारे प्रोडक्शन हाउस को उन्होंने घोषित कर दिया कि यही है उनकी आत्महत्या का कारण। मुझे लगता है इतना प्रतिभावान व्यक्ति, और आज भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जब कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री खड़ी होकर के ऋतिक रोशन जैसे प्रभुता संपन्न व्यक्ति के विरुद्ध आक्षेप लगा करके समर्थन प्राप्त कर सकती हैं, तो मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत को भी प्राप्त होना हो सकता था। लेकिन मीडिया ट्रायल के आज के परिदृश्य में पता नहीं कितने लोग दोषी हैं, आधी फिल्म इंडस्ट्री उनके लिए दोषी है। तो ये जो पक्ष है वो मीडिया ट्रायल का पक्ष है वहां पर, ठीक है। चलिए, सूत्रों के माध्यम से कुछ भी लिख देते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब आगे आ जाते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता की बात कर ली। जैसे मान लीजिए अभी कोविड का समय है और आप कहें साहब हम तो शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो कर रहे हैं, तो कितनी फॉलो करेंगे ये पता ही नहीं है। शासन ने कोई निषेधाज्ञा लगा रखी है, धारा 144 लागू, और आप कहें कि हम शांतिपूर्ण सम्मेलन करें, तो इन सब की अनुमति आपका संविधान आपको प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट आ जाइए, इसी का जो 19(1)(c) है वह कहता है कि इसके माध्यम से किसी भी नागरिक को संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। संघ बनाने में कोई संगम मतलब कि कोई समागम, कोई सम्मेलन आप करना चाह रहे हैं, कोई सहकारी समिति बनाना चाहते हैं, इन सब की अनुमति आपको जो है आपका संविधान प्रदान करता है। लेकिन इसी अनुच्छेद का अपवाद भी स्थापित होता है, जहां वो कहता है कि ऐसा कोई संघ जो देश की एकता, अखंडता और लोक व्यवस्था के विपरीत है, तो इस प्रकार के संगठन को बनाने की अनुमति आपको प्रदान नहीं की जाएगी। अर्थात इसका भी अपवाद हमारे संविधान में स्थापित किया गया है।
नेक्स्ट आ जाइए 19(1)D, जिसमें कहा गया है कि देश में कहीं भी अबाध संचरण करने, नॉन रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट का आपको राइट प्रदान किया गया है अनुच्छेद 19(1) घ के अंतर्गत, डी के अंतर्गत। लेकिन कहा गया है कि जनता के हित में, इसका अपवाद बता रहे हैं, जनता के हित में, अनुसूचित या जनजाति क्षेत्रों के संरक्षण के हित में, या देश की सुरक्षा की दृष्टि से किसी स्थान पर आपको जाने से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। छोटा सा एग्जाम्पल इनका ले लेंगे तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि आपको संचरण का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन यह पूरी तरह से बाधित है। अब पहले जनता के हित में बात कर ली जाए, तो जिन जगहों पे ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वहां एक जाली बनी रहती है और उस पर एक नर कंकाल का हड्डियों के साथ चित्र बना रहता है और लिखा होता है खतरा। अब आप कहिए कि हमारे यहाँ तो संचरण करने की अधिकारिता है, आज तो हम ट्रांसफार्मर खोल के देखेंगे कि आखिरकार इसमें बिजली कैसे पास हो रही है। तो आपको पता है कि आप जो है वो राष्ट्र की संपत्ति है और आपके हितों का संरक्षण जो है वह राज्य का कर्तव्य है। अर्थात ऐसे किसी स्थान पर कहीं इंसर्जेंसी फैली हुई है, वहां आप कहें कि हमें जाना है, तो वहां आपको जाने की अनुमति वह प्रदान नहीं कर सकते। हमने कहा जनजाति अनुसूचित क्षेत्रों की बात हमने की, तो आप देख लीजिए अंडमान निकोबार के कई ऐसे आइलैंड है जिस पर आपको जाने की अनुमति नहीं है उन जनजातियों के संरक्षण के लिए। तो यह भी बात हो गई। आप जब किसी सैन्य आदि क्षेत्रों में जाते हैं तो देखिए वहां पर लिखा होता है प्रवेश निषेध। तो प्रवेश निषेध का आधार क्या है? प्रवेश निषेध का आधार यह है कि आप वहां इसलिए प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह देश की सुरक्षा का विषय वस्तु है, गोपनीयता का विषय वस्तु है, इसलिए आपको उसकी अनुमति प्रदान नहीं की जाती। तो अनुच्छेद 19(4) जो है, 19(1)D जो है इस प्रकार से अपवादों से जुड़ा हुआ है। जैसे आरएसएस पर कोई रोक लगाई है, छोड़ दीजिए। 19C रिपीट कर दें। 19C हमने कहा था किसी प्रकार का संघ बनाने, सहकारी संस्था बनाने की अनुमति आपको प्रदान किया गया है। बस ये है इसका अपवाद कि यह लोक व्यवस्था के विरुद्ध, देश की एकता अखंडता के विरुद्ध न हो। इनर लाइन परमिट भी इसी से संबंधित है। बिल्कुल इनर लाइन परमिट इसी से संबंधित है। इनर लाइन परमिट का मतलब कि आपको देश के भू क्षेत्र के अंदर कहीं जाने की अनुमति प्राप्त करना। ठीक, जैसे आप मंत्रालय सचिवालय में जब जाते हैं तो आपके बाहर क्या होता है, आप एक परमिशन बनवाते हैं कि मुझे अंदर जाना है, तो आपकी एक आइडेंटिटी प्रूफ लगता है, आपको कारण जानना जाता है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं सुरक्षा का विषय महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट आ जाएगा अनुच्छेद 19(1)E, जिसमें कहा गया है कि भारत में किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता देश के किसी भी नागरिक को प्रदान किया, क्योंकि आपको पता है ये अनुच्छेद 19 जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है। मतलब क्या है कि देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जाकर के बस सकता है। ठीक है, लेकिन इसका भी अपवाद है, वही अपवाद है जो आपने अनुच्छेद 19(1)D में देखा था। मतलब जनता के हित में, अनुसूचित या जनजाति क्षेत्रों के संरक्षण के लिए आपको वहां ऐसे स्थानों में बसने या निवास करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मध्य प्रदेश में भी अनुसूचित जनजाति की जमीन कौन खरीदेगा? अनुसूचित जनजाति ही खरीदेगा। ऐसे बड़े सारे क्षेत्र हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले जो राज्य हैं, उनमें दूसरे राज्यों के लोगों को जमीन खरीदने, वहां पर निवास करने की अनुमति, स्थायी प्रवास की अनुमति उनको प्रदान नहीं की जाती है। तो ये सारी चुनौतियां जो है इसके अपवाद स्वरूप स्थापित होती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आर्टिकल 19(1)F। ठीक है, 19(1)F, इसके अंतर्गत
किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार की आजीविका, व्यवसाय और वाणिज्य चुनने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर आजीविका, व्यापार, वाणिज्य चुनने का अधिकार जरूर प्रदान किया गया है, लेकिन उसके संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसा कोई व्यवसाय या रोजगार जिससे देश की सुरक्षा, स्वयं व्यक्ति की सुरक्षा, देश की एकता, अखंडता बाधित हो रही हो या जिन कार्यों को करने की अनुमति नहीं हो, वो कार्य करने का निषेध स्थापित किया गया है। मतलब क्या है यहाँ पर? तो वहां एक चीज स्पष्ट की गई, जैसे अब आप कहे कि साहब हम अपने घर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाना चाहते हैं, हम अपने घर में केमिकल फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, हम पटाखा फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो ऐसे उद्योग जिनके संदर्भ में लाइसेंसिंग व्यवस्था है, जिसमें निषेधात्मक प्रक्रम स्थापित किया गया है, उन व्यवस्थाओं को आपके द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता है। अर्थात अनुच्छेद 19 में वर्णित जो 6 मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उनमें सभी पर युक्त युक्त निर्बंधन की स्थापना की गई है। ठीक है, यहां याद रखिएगा कि जो आपकी अनुच्छेद 19 में स्थापित की गई मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, इनके संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि जब भी आपातकाल की घोषणा की जाएगी, जब भी आपातकाल की घोषणा की जाएगी, तो अनुच्छेद 19 में वर्णित तो यह मौलिक स्वतंत्रताएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। मतलब ये जितनी भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये इनका स्वतः समाप्ति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 19 का। तो ये था आपका अनुच्छेद 19। यहाँ कोई डाउट हो पूछ लीजिए। अनुच्छेद 19 के संदर्भ में कोई डाउट हो? अबाध संचरण की स्वतंत्रता मतलब आप बिना बाधा के कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। नॉन रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट का आपको अधिकार प्रदान भारतीय संविधान करता है। और प्रेस की स्वतंत्रता एक बार थोड़ा ब्रीफ, कितनी बार ब्रीफ करेंगे? हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 एक ए के अंतर्गत ही माना गया है, और लिखित, मौखिक, प्रतीकात्मक किसी भी प्रस्तुति को प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। यद्यपि कोई भी अन्य अधिकार प्रेस को प्रदान नहीं किए गए हैं, अर्थात श्रम कानून, कर कानून सब समान रूप में ही प्रेस पर इम्पोज है। हमने आपको यह भी बताया कि प्रेस को कोई विशेषाधिकार हमारा संविधान प्रदान नहीं करता, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि इसके संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय को अधिकृत किया गया है कि कार्यपालिका, विधायिका अगर कोई भी ऐसा कानून बनाती है जिससे प्रेस की स्वतंत्रता बाधित हो रही हो, तो वहां पर स्पष्ट रूप में वह ऐसे कानून को विधि शून्य घोषित कर दे सकती है। तथा इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि जो प्रेस है वह भी उत्तरदायी व्यवहारों को प्रेरित करे, अर्थात प्रेस के द्वारा स्वयं से संगठित संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए जो उन खबरों को भी नियंत्रित करें जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती पहुंचा रही है, जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सर 19D रिपीट कर दीजिए। 19D में हमने आपको क्या बताया? 19D में हमने बताया कि अबाध संचरण का अधिकार है, मतलब आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उन्हीं आधारों पर व्यक्ति की सुरक्षा है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए आपका यह अबाध संचरण सीमित किया जा सकता। सर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था, कब लगाया गया था आरएसएस पर प्रतिबंध? कब लगाया गया था आरएसएस पे प्रतिबंध? हमने 19F में कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी अपनी स्वेच्छा से आजीविका, रोजगार और व्यवसाय चुनने का अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन वह आजीविका, रोजगार और व्यवहार नहीं चुन सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं जिससे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता चुनौती
पूर्ण हो, अर्थात जिन व्यवहारों को करने के लिए आप प्रतिबंधित किए गए। इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी के समय इन्हीं पर, आरएसएस पर प्रतिबंध नहीं था। जितने भी राजनीतिक दल थे जो उनका विरोध कर रहे थे, वो तो आपको पता है कि आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी की घोषणा की थी। अनुच्छेद 352 को उन्होंने इम्पोज किया था, इसलिए वो सारे व्यवहार स्थापित किए गए थे। ठीक, और कोई प्रश्न? आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 20 पर, जिसे आप कहते हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अपराधों के लिए दोष मुक्ति के संदर्भ में संरक्षण। अनुच्छेद 20 की जब हम बात करते हैं तो कुछ स्थितियों में अपराधों के संदर्भ में दोष सिद्धि की बात कही गई है, जहां जो अपराध करने वाला व्यक्ति है उसको कुछ निहित संरक्षण प्रदान किए गए हैं। अब वह संरक्षण क्या प्रदान किए गए हैं, इसको जानने की कोशिश कीजिए। तो जो सबसे पहला पक्ष स्थापित होता है इसमें, ठीक, वो सबसे पहला पक्ष स्थापित होता है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो और उस कानून के उल्लंघन का उसे दोषी नहीं माना गया हो, तब तक उसे अपराधी स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। मतलब मान लीजिए मेरा कोई पुलिस वाला मित्र है और वो पुलिस की गाड़ी से आया और मुझे बैठा करके अपने साथ चला गया, या किसी के घर पे चोरी हुई है और पुलिस वाले आए उसके पड़ोसी को बैठा करके चले गए। अब वो जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक आपकी दृष्टि में यही चलता रहेगा, अरे चोरी इन्होंने ही की थी। कुछ लोग कहेंगे कि अरे 3-4 बार और भी पकड़ा जा चुका है। तो वहां कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपराधी तभी माना जाएगा जब तक उसे कानून का उल्लंघन का दोषी सिद्ध न कर दिया गया हो। ठीक, मतलब किसी आपराधिक वाद में कोई केस चल रहा है और उसे बाद में उस केस से मुक्त किया जाता है। पिक्चर में आप अधिकतर देखते हैं कि बाइज्जत बरी किया जाता है। मतलब इस वाद के प्रक्रम में आपकी जो मान हानि हुई है वो हम आपको ससम्मान वापस कर रहे हैं। मतलब यह है कि अगर अब कोई इसको अगर चैलेंज करेगा तो वह आपकी मान हानि करेगा, जिसको आप कभी भी न्यायालय में चुनौती प्रदान कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत पहली बात यही की गई है कि जब तक कोई विधि का उल्लंघन का दोषी नहीं पाया जाता है तब तक उसे अपराधी स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। पहली चीज यही कही गई है। ठीक, दूसरी बात जो यहां कही गई है वह कही गई है कि एक व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए मैंने आप लोगों में से किसी का पर्स चुरा लिया और मुझे पुलिस पकड़ के लेकर चली गई, मुझे 6 माह का कारावास दे दिया गया। अब अगली बार आप में से ही किसी और का पर्स चोरी हुआ तो पुलिस वाले मुझे पकड़ करके दोबारा ले गए और कहे फिर 6 महीने तुम ही हो गए। तो ऐसा नहीं है, एक अपराध और एक दंड का विधान। जब तक मेरे ऊपर दूसरा अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक मुझे दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। फिर इसमें एक प्रावधान यह भी किया गया है अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत, जिसमें यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया गया है उस व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध, उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। आप देखते हैं पुलिस वाले, आप सुनते हैं 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, मारपीट करके किसी को अपराध
वो अपराध जो है अ, उसको कबूलने के लिए विवश कर लेते हैं और उसका रिकॉर्ड ले लेते हैं। और बहुत बार यह होता है कि वह न्यायालय में जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि साहब मुझे पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती यह करवाया है। और उस स्थिति में न्यायालय उस लिए गए स्टेटमेंट को खारिज कर देती है कि नहीं, ये नहीं माना जाएगा, मजिस्ट्रेट की निगरानी में एक बार फिर से आप स्टेटमेंट लीजिए। तो यहाँ अनुच्छेद 20(3) इस बात को स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। यह हो गया आपके 20(3) के अंतर्गत। और इसके संदर्भ में एक अनुच्छेद और है जिसे आप 20(4) कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें यह कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी पाया गया है, उस समय अपराध के लिए जितने दंड का प्रावधान था, उतने ही दंड से उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इसको थोड़ा-सा समझ लीजिएगा तो आपके लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। मतलब क्या है यहाँ पर इसका? मतलब इसका यह है कि आपके यहाँ न्यायपालिका में, न्यायिक व्यवहार में विलंब एक गुण है कि पता लगा 15 साल, 10 साल, 20 साल केसेस चल रहे होते हैं। अब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, पता लगा उसकी सजा का निर्धारण 5 साल बाद हुआ है और उस बीच में उस अपराध के लिए अपराध का दंड बढ़ा दिया गया। जैसे मान लीजिए बलात्कार का पूर्व का जो दंड की व्यवस्था थी, उसमें अधिकतम 7 साल का दंड था और आज की समय में जो इसका जो पक्ष स्थापित होता है, उसको बढ़ा दिया गया है और कहा गया है कि अब आजीवन कारावास, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट के साथ-साथ जो है, आजीवन कारावास के साथ-साथ आपका मृत्युदंड तक प्रदान किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति ने जस्टिस वर्मा कमेटी के पहले, अगर मान लीजिए 2013 के पहले जो है, निर्भया के पहले किसी ने बलात्कार किया जिस पर केस चल रहा है, तो उसे आज का परिवर्तित कानून लागू नहीं होगा, बल्कि जिस समय उसने अपराध किया था, उस समय के कानून से ही उसे दंडित किया जाएगा। यह प्रावधान स्थापित होता है आपके अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं अनुच्छेद 20 ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 करता है, जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित 4 ऐसे पक्ष स्थापित किए गए हैं जो दोष सिद्धि के संरक्षण में स्थापित किए गए हैं। पहला, कोई भी व्यक्ति जब तक किसी अपराध के उल्लंघन का दोषी नहीं सिद्ध कर दिया जाता है, तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा। दूसरा, एक अपराध के लिए उसे एक बार दंडित किया जाएगा। तीसरा, उसे स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए विवश नहीं किया जाएगा। और चौथा, किसी भी व्यक्ति को के द्वारा जिस समय अपराध किया गया है, उस समय जो विधायन है, उसी के दंड से उसे दंडित किया जाएगा। मतलब परिवर्तित दंड उस पर इम्पोज नहीं होगा। इतने प्रकार की व्यवस्थाएं आपके अनुच्छेद 20 में की गई हैं। आप सभी को, जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकारों के स्तर पर निलंबन की व्यवस्था की गई है। कहा जाता है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 तो स्वतः समाप्त हो जाता है और राष्ट्रपति को यह प्राधिकृत किया गया है कि वह अन्य अनुच्छेदों को भी वह निलंबित कर सकती है। लेकिन अनुच्छेद 20 और अभी जो आप 21वां पढ़ने वाले हैं, उसके संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी अवस्था में डिसॉल्व नहीं किए जा सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है कि 20 और 21 को जो है आपके यहाँ कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो पूछ लीजिए आप लोग। कोई भी प्रश्न हो पूछ लें।
भाई सजा होने के बाद अगर अ, चंद्रा, अगर सजा होने के बाद अगर किसी ने दोबारा अपराध किया है तो फिर से उस अपराध का दंड लेगा। मैं 5 बार किसी का बटुआ चोरी करूं तो जितनी बार मैं चोरी करूंगा उतनी बार जो भी उसका दंड है वो मुझे प्रदान किया जाएगा, क्योंकि मैं अपराध तो कर ही रहा हूं। कैदी और बंदी दोनों में अंतर होता है। ठीक है। बंदी का मतलब वो होता है जो बंद किया गया हो, मतलब उसका जो केस है वो विचारणीय है, अभी उस पर निर्णय निर्धारण नहीं हुआ है। और कैदी का मतलब हो गया जिसको सजा सुनाई जा चुकी है, मतलब वो अपनी कैद अर्थात सजा भोग रहा है वहां पर। ठीक। मूल अधिकार को मूल क्यों कहा गया, अंजलि इस पर कल काफी चर्चा हुई है। मूल क्यों कहा गया है? क्योंकि बेसिक फंडामेंटल है वो, इसके बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव स्वीकार्य नहीं किया जाता और व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए इन्हें महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए अब आ जाते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। और अभी हाल फिलहाल में इससे लास्ट ईयर का एक और विवाद जुड़ा हुआ था, जिसे आप निजता के अधिकार को मानते हैं। निजता का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। इच्छा मृत्यु, जिसे आप यूथनेशिया कहते हैं, वह भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। पर्यावरण प्रदूषण की स्थितियां भी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये, चूंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, और इससे किसी, जब हम बात करते हैं कि इसके विरुद्ध किससे किससे संरक्षण मिल सकता है, तो मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण विधायिका और कार्यपालिका तक विस्तृत है, मतलब उससे भी संरक्षण का प्रावधान वहां स्थापित होता है। तो सबसे पहले तो यह जानने की जरूरत है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का आशय क्या है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से आशय यह है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से व्यक्ति को, मतलब बाय द एस्टैब्लिश ऑफ लॉ, मतलब किसी अन्य प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं कोई चोर पकड़ा गया, आजकल भीड़ का न्याय बहुत प्रचलित है, जिसे आप मॉब लिंचिंग कहते हैं। आपको, आप अपराध कर रहे हैं अगर आप मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको न्याय का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। कहा गया है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य प्रक्रिया से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण का मतलब हो गया आपका जीवन, और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है आपकी शारीरिक लिबर्टी से वंचित आपको नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी अन्य आधारों पर आपको आपके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से, अब हम आपसे कहें कि नहीं, हम जब तक ऑनलाइन पढ़ाएंगे तब तक आप इससे एग्जिट नहीं हो सकते, और अगर कोई एग्जिट हो गया तो हम जो है उसको अगली बार आने नहीं देंगे, तो हम कहीं ना कहीं आपकी दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसका अधिकार हमको प्रदान नहीं किया गया है। लॉकडाउन के अतिरिक्त हम आपसे कह दें कि 3 महीने घर में बैठ करके ही आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है, घर के अलावा आप बाहर नहीं निकलेंगे, तो मुझे यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से यह अधिकार प्रदान किया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण केस है 1978 का, जिसमें मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में बड़े सारे डिस्क्रिप्शन लिए हैं, और मेनका गांधी बनाम भारत सरकार वाद में ही यह स्पष्ट किया गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आता क्या क्या है। तो इसे समझने की जरूरत है। इसमें निजता का अधिकार स्थापित हो जाता है, इसमें पर्यावरण के विरुद्ध अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में जो अधिकार, मतलब पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण के विरुद्ध का अधिकार भी आपको स्थापित होता है।
शीघ्र चिकित्सा पाने का अधिकार भी आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है। आप देखते हैं ना 108 की एम्बुलेंस आपको मिलती है, तो वह बेसिकली इसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत है जिसमें शीघ्र चिकित्सा पाने का अधिकार आपको प्रदान किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के निषेध को इसमें स्वीकार किया गया है। आजीविका का अधिकार आपको इसमें स्वीकार किया गया है। आहार पाने मतलब भोजन पाने का अधिकार आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में स्वीकार किया गया है। आश्रय, आश्रय मतलब किसी जगह पर आपको शेल्टर मिले, सुरक्षित प्रवास मिले, आश्रय पाने का अधिकार आपके इसी के अंतर्गत स्थापित किया गया है। निद्रा का अधिकार, आप लोगों को वैसे भी नींद बहुत पसंद है, तो आपको नींद से जगाते हैं जब मम्मी पापा भाई बहन पत्नी पति जो भी आपको जगा रहा है, तो निद्रा का अधिकार भी आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है। इलेक्ट्रिसिटी बिजली पाने का अधिकार आपके इसी अधिकार के अंतर्गत है। शीघ्र विचारण मतलब यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत आपके विषय पर विचार किया जाए, यह भी इसी के अंतर्गत है। निशुल्क विधिक सहायता भी इसके अंतर्गत है। कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाला यौन शोषण से संरक्षण भी इसके अंतर्गत आता है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निशुल्क शिक्षा इसके अंतर्गत स्थापित होती है। इसीलिए उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1992 के अंतर्गत जो है आपके यहाँ शिक्षा के अधिकार को देने की बात की गई थी, जिसके बाद आपके यहाँ 21 के अंतर्गत इसे प्रदान किया गया था। फिर आपके फोन टैपिंग के विरुद्ध आपको अधिकार प्रदान किया गया है। आपको विदेश भ्रमण का अधिकार प्रदान किया गया है। इच्छा मृत्यु वाला जो पक्ष है वह भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन यह हमारे यहाँ विवाद का विषय है कि इच्छा मृत्यु आपको मिले या ना मिले, क्योंकि आप राज्य की संपत्ति है, मतलब आप राज्य के लिए कैपिटल है, रिसोर्स आप माने जाते हैं ना, तो कहा जाता है कि आत्महत्या अपराध इसीलिए है क्योंकि आप उसके लिए कैपिटल है। लेकिन इच्छा मृत्यु का अधिकार तो आपको होना चाहिए। तो कहा गया कि जब आप किसी को जन्म नहीं दे सकते हैं तो मृत्यु का भी अधिकार आपको नहीं है। भारत में बड़े सारे केसेस चले इच्छा मृत्यु के संदर्भ में, और बाद में इस बात को अभी स्वीकार किया गया है कि पैसिव यूथनेशिया भारत में अनुमति दी गई है। मेडिकल बोर्ड की अनुमति के बाद पैसिव यूथनेशिया को स्वीकार किया गया है। अब इसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो जानने की जरूरत है। इच्छा मृत्यु क्या होती है? व्यक्ति के द्वारा अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्ण ही इच्छा मृत्यु है। ठीक है, अब ये तो आत्महत्या हो गई, लेकिन नहीं, ये आत्महत्या और इच्छा मृत्यु में अलग है। ठीक है, आत्महत्या अपराध है, बिल्कुल है। इसके निर्णय में पहले दंड का प्रावधान था, अब दंड का प्रावधान उस तरीके से स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन हाँ इसे अपराध की श्रेणी में जरूर रखा गया है। थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, दो तीन चीजें यहाँ समझा देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। यहाँ पर आत्महत्या किसी भी विषय पर स्थापित हो सकती है। मैंने आज आपको पढ़ाया, मैंने बहुत खराब पढ़ाया, आप में से 2 4 10 लोग जो है आहत हो गए और उन्होंने कहा कि अरे सर बहुत खराब पढ़ा है, मैं दुखी हूँ इसलिए मैं आत्महत्या कर ले रहा हूँ। ठीक, सुशांत सिंह जिस कारण से भी आत्महत्या कर गए। लेकिन इच्छा मृत्यु व्यक्ति के पीड़ा से संबंधित होती है, अर्थात व्यक्ति जब किसी ऐसे रोग से पीड़ित हो जिसका इलाज नहीं हो सके, वह असाध्य पीड़ा महसूस कर रहा हो, वैसी स्थिति में इच्छा मृत्यु की बात की गई है। इसका दो स्वरूप होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या है? तो सक्रिय इच्छा मृत्यु वो है जब व्यक्ति को उसकी मुक्ति के लिए पॉइजन का इंजेक्शन आदि दे करके मार दिया जाता है कि भैया अब तुम दीर्घ निद्रा में सो जाओ और तुम्हें ये कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार नहीं किया गया। क्यों स्वीकार नहीं किया गया?
उसको समझिएगा। हम अत्यंत आशावादी देश में निवास करते हैं। हमारी ईश्वर के प्रति और बाकी चीजों के प्रति अगाध आस्था विद्यमान है, और हम मेडिकल साइंस में भी इस बात को मानते हैं कि मेडिकल साइंस भी पूरी तरह से जो है वो एक स्तर पर जाकर के वो भी रुक जाता है और ईश्वर से कामना करने को कहता है। तो व्यक्ति क्या किसी अवस्था में पूर्णतया ठीक नहीं हो सकता है, इस बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि उस जगह पर कहीं चुनौतियां ज्यादा है, और वह मानव के अधिकारों का भी वंचन है जब आप उसे सक्रिय रूप में प्रदान कर रहे हैं। हमारे यहाँ नैतिकता का पक्ष भी बहुत ज्यादा उच्च नहीं है। बहुत सारे लोग अपने ऐसे बुजुर्ग लोगों की देखरेख की जगह उन्हें इंजेक्शन दिलाना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इलाज भी हमारे यहाँ काफी महंगा है। तो सक्रिय इच्छा मृत्यु नहीं स्वीकार की गई। हमारे यहाँ निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है। मतलब एक व्यक्ति एक ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित है जिसमें उसे अत्यंत पीड़ा भी हो रही है, जिसके ठीक होने की कोई संभावना न हो, और वो लंबे समय से वेंटिलेटर आदि पर है। मतलब उसका कॉशियस में अभी अप्रोच नहीं है, वो चीजों को अभी देखने समझने में सक्षम नहीं है। तो पैसिव यूथेनेशिया के अंतर्गत यह किया जाता है, जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर वो लंबे समय से पड़ा है, और मेडिकल बोर्ड इस बात की पुष्टि कर दे रहा है कि अब इसके वापस आने की संभावना नहीं है। तो पैसिव यूथेनेशिया में क्या कर दिया जाएगा, उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाएगा। अब वो सिस्टम हटा दिया गया, वो 1 दिन जी जाए, 2 दिन जी जाए, 20 दिन जी जाए, 2 महीने जी जाए, वो किया जा सकता है। तो इस रूप में हमारे यहाँ सक्रिय यूथेनेशिया नहीं है, निष्क्रिय यूथेनेशिया को स्वीकार किया गया है। आत्महत्या को किसी स्तर पर स्वीकार नहीं किया गया है। अब एक चीज से और आपको इसका अंतर कर देते हैं ताकि आपकी चीजें और स्पष्ट हो जाएं। संथारा को लेकर के, संलेखना को लेकर के विवाद था जैन धर्म में कि यह भी तो एक प्रकार की आत्महत्या है, तो इसे अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाता है। हम इस बात को सर्वोच्च न्यायालय तक यह मामला गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि संथारा और संलेखना जो है वो आत्महत्या की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, इसे समझ लीजिए। तो वहां इस बात को स्पष्ट किया गया कि जो संथारा और संलेखना है उसमें जैन धर्म में सबको अनुमति नहीं है। पहली चीज, संथारा और संलेखना जैन धर्म का व्यक्ति करता क्यों है, तो जैन धर्म का व्यक्ति संथारा और संलेखना अपने धर्म में जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया गया है उसकी प्राप्ति के लिए अपने जीवन के अंतिम क्षणों में करता है। अब जो जैन लोग बैठे हैं, विनय जैन जैसे लोग, क्या वो अब इस आयु में कह दें कि साहब मुझे नहीं लेना है, मुझे नहीं करना है? तो इसकी अनुमति हमारे यहाँ वस्तुतः नहीं है। कहा गया है जैन धर्म में ऐसा व्यक्ति जो असाध्य रोग से पीड़ित हो, जिसके बचने की संभावना न हो, या कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हो, और वह तब संथारा और संलेखना को अनुसरित करके अपने प्राण से वंचित हो सकता है। यह व्यवस्था है, जो कि आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं है। आत्महत्या बैठे बैठे मैं अभी पता लगा पंखे पर लटक जाऊं कि आज बहुत देर पढ़ा दिया, अब नहीं पढ़ाना, अब फांसी चढ़ गए। तो यहाँ यह व्यवस्था नहीं है। यह, जैसे अगर आपको याद हो, तरुण सागर महाराज थे, जैन धर्म से संबंधित, कड़वे वचन के लिए काफी प्रचलित थे। उनको हेपेटाइटिस था, उन्हें पी लिया, अपने एक्सट्रीम पर था, और उन्हें समझ में आ गया कि अब वो बचेंगे नहीं। तो दिल्ली में उन्होंने अपने आश्रम में अपने अंतिम समय में उन्होंने क्या किया, उन्होंने संलेखना का पालन कर लिया। उन्होंने अन्न जल का त्याग किया और मृत्यु को वरण कर लिया, क्योंकि वो स्पष्ट थे कि अब उनका जीवन जो है ज्यादा दिन नहीं बचने वाला। तो वो मोक्ष का मार्ग है, वो स्केपिस्ट अप्रोच नहीं है। वो अपने धर्म के प्रति एक समर्पण को दिखाता है, जहां आत्महत्या एक पलायनवादी दृष्टिकोण को दिखाता है। एक पक्ष पर और आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं निजता का अधिकार। निजता का अधिकार का तात्पर्य क्या है? निजता का अधिकार का तात्पर्य यह है कि ऐसी कोई सूचना व्यक्तिगत जिसके सार्वजनिक होने से आपकी प्रतिष्ठा का पर प्रभाव